हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है इंजीनियरिंग कर्व्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि चैप्टर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन का। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कर्व इज क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कॉन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बेस है कॉन का, और ये जो है इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये पैरेलल टू द बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सर्कल, सो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो है सर्कल। ओके, सो आंसर इज डी। नाउ द शेप ऑफ सेक्शन ऑब्टेन व्हेन द कॉन इज कट बाय प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस यहाँ पे बोला है, मतलब दैट इज द सेम थिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि ये एक्सिस है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर हम कट करते हैं तो हमें टॉप व्यू में क्या मिलेगा, सर्कल। ओके, सो आंसर इज सेम, यहाँ पे आंसर होगा सर्कल। ओके, देन अ राइट सर्कुलर कॉन व्हेन कट बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स जनरेटर, व्हाट टाइप ऑफ कर्व ऑब्टेन। तो यहाँ पे जो आंसर है पैराबोला। कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखा है कट बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स जनरेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जनरेटर है उसका, और ये जो है उसके पैरेलल है, ठीक है, जो कट किया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है पैराबोला। ओके, देन अ राइट कॉन इज कट बाय प्लेन पासिंग थ्रू इट्स एपेक्स, व्हाट टाइप ऑफ कर्व इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे आंसर है डी। कैसे होगा डी, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अगर इसको यहाँ से कट करूँगा और फिर यहाँ से देखूँगा, तो जो मुझे मिलेगा वो कुछ इस तरह से ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधा कट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जो आंसर है, ओके, सो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज कॉल्ड द ट्राइंगल। ओके, 35 और आंसर जो है डी। ओके, नाउ 36, a right circular cone is cut by a plane which meet its axis at an angle greater than the semicon angle. What type of curve is obtained? यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि कट विच इज जो कट का एंगल है विच इज ग्रेटर देन द सेमिकॉन एंगल। ओके, और यहाँ का जो आंसर है वो है सी। कैसे होगा सी, तो फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो एंगल है सी, एलिप्स में आप देख सकते हो ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन दिस, ये जो जनरेटर है उससे ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है आंसर आएगा एलिप्स। नाउ द राइट सर्कुलर कॉन विच मीट कट बाय प्लेन विच मीट इट एक्सिस एट द एंगल लेस देन द सेमिकॉन एंगल, मतलब कि अब आपको यहाँ पे पता है, फिगर में देख के आपको पता चल जाएगा कि सेमिकॉन एंगल यानी कि यहाँ पे ओके, सो सेमिकॉन एंगल यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपरबोला, यहाँ पे जो कट हो रहा है वो एंगल लेस देन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज a French curve is used to draw a smooth freeform curve. Answer is C. 38 answer is C. Okay, now 39, the ratio of distance of moving point from focus and the distance of moving point from directrix is called. जो 39 का आंसर होगा एसेंट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, एसेंट्रिसिटी हम किसे बोलेंगे, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ कि ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ पे ये फोकस पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। तो फोकस टू वर्टेक्स यानी कि ये डिस्टेंस एंड वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स, ये जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी। सो 39 का आंसर है ए, ठीक है। नेम द कर्व विच हैज़ जीरो एसेंट्रिसिटी। ऐसा कर्व का नाम बताओ कि जिसकी एसेंट्रिसिटी जीरो है, तो वो है सर्कल। आंसर इज 40 का आंसर है डी। नाउ 41, द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस एंड द फिक्स पॉइंट स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट एंड लेस देन 1। यहाँ पे 41 जो है उसमें बताया गया है कि एसेंट्रिसिटी इज, इफ एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 देन इट इज कॉल्ड द इलिप्स। ओके,
42, the locus of point which move in a plane so that the sum of its distance from two fixed point is called the focal point या तो focus is constant. So यहाँ पे जो आएगा 42 that is C. ठीक है, 42 का जो आंसर है C. कैसे? तो जैसे कि मैं यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये इलिप्स है और समझ लो कि ये मेजर एंड माइनर एक्सिस है, और आप अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हो, ठीक है, फोकस पॉइंट से आप यहाँ पे डिस्टेंस लेते हो, तो अगर दोनों का यहाँ पे दूसरा फोकस पॉइंट हम रखेंगे, आर्क ऑफ सर्कल में दो फोकस पॉइंट आते हैं, तो अगर दो फोकस पॉइंट का समेशन आप करोगे, ठीक है, इस तरह से करोगे, तो आप यहाँ से यहाँ या तो आप यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का वो सेम ही होगा, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा. सो 42 का जो आंसर है वो है सी. द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू 1 बोला है, दैट इज कॉल्ड द पैराबोला. ठीक है, एसेंट्रिसिटी क्या रहती है? इक्वल टू 1. Now the locus of point which move in a plane so that the ratio of distance from fixed point to the fixed straight line यानी कि डायरेक्ट्रिक्स is constant is greater than 1. यहाँ पे greater than 1 है, इसीलिए यहाँ पे होगा हाइपरबोला 44, जिसका आंसर है यहाँ पे B. Now the curve generated by the point moving in a plane so that the difference of distance from two fixed point called the focus is constant and equal to 2 vertices. तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपने ये मेथड पढ़ी हो तो यहाँ पे इस तरह से हमने 2 वर्टाइसिस किए थे, सेंटर यहाँ पे था और कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते थे. ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करते थे. तो यहाँ पे आपको पता होगा ये जो मेथड है ये इसकी बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे आंसर होगा हाइपरबोला. ओके, नाउ 46 when the bullet is shot in air path traveled oblique transverse by bullet is, मतलब कि जब आप बुलेट से गोली निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? तो फ्रेंड्स उसका जो पाथ होगा वो है हाइपरबोला. सो 46 आंसर बी. नाउ द गेम ऑफ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द बाउंड्री टू रीचेज द ग्लोव्स ऑफ द विकेट कीपर. मतलब कि क्रिकेट में अगर बाउंड्री से कोई बॉल कोई फील्डर है वो विकेट कीपर को बॉल दे रहा है, तो वो जो कर्व होगा वो कौन सा होगा? तो वो कर्व होगा यहाँ पे 47 का जो आंसर है वो है पैराबोला. 47 का आंसर है ए, पैराबोला. विच ऑफ द फॉलोइंग कर ओबे द बॉयल्स लॉ. तो फ्रेंड्स आपको रेक्टेंगल मेथड आपने की होगी. सो यहाँ पे रेक्टेंगल हाइपरबोला. ओके, सो यहाँ पे हाइपरबोला. विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स ओबे द बॉयल्स लॉ. तो यहाँ पे आएगा हाइपरबोला. दिस इज द रेक्टेंगल मेथड, अगर आपने ये मेथड की है. ठीक है, रेक्टेंगल मेथड. सो 48 का जो आंसर है वो है पी. नाउ 49, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूजिंग द हाइपरबोलिक कर्व. ठीक है, इसमें से कौन सी एप्लीकेशन जो है हाइपरबोलिक कर्व यूज करते हैं? तो आंसर इज कूलिंग टावर. तो हम सबको पता है कूलिंग टावर जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं. ठीक है, सो इट यूज द हाइपरबोलिक कर्व. नेम द कर्व पाथ ट्रेस्ड अर्थ अराउंड द सन, दैट इज द इलिप्स. ठीक है, ये सन है और जो हम पाथ जो ट्रेस कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से होगा, तो इलिप्स यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द कर्व जनरेटेड बाय द मोटर कार हेडलैम्प रिफ्लेक्टर एंड साउंड रिफ्लेक्टर इज. तो यहाँ पे जो 51 है, यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस दी हुई है, उसमें कौन सा कर्व लग रहा है? तो 51 का जो आंसर है वो है ए, पैराबोला. नाउ 52, द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स. यहाँ पे मैं आपको बताना पड़ेगा मुझे, मेजर एक्सिस 100 है एंड माइनर एक्सिस 65 है. ठीक है, और रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस. मतलब कि यहाँ पे फोकस पॉइंट अगर मुझे लेना है तो कैसे लूँगा मैं? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँगा, यानी कि ये हमारा O होगा और यहाँ पे ये है हमारा A. सो O से A का डिस्टेंस लूँगा एंड ये जो एंड पॉइंट है वहाँ पे राउंडर रख के यहाँ पे आर्क लगाऊंगा. अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? तो ऑब्वियसली कि A से O जितना ही होगा. ठीक है,
हम यहाँ पे फोकस पॉइंट फाइंड कर रहे हैं आर्क ऑफ सर्कल मेथड में, तो ये डिस्टेंस होगा ये ऑब्वियसली कि फोकस पॉइंट जितना ही ए ओ जितना होगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है सी, ठीक है, क्योंकि इट इज़ द हाफ ऑफ 100, मतलब यहाँ पे अगर ए बी मेजर एक्सिस है 100 तो ये उसका हाफ होगा, ठीक है। सो 52 का आंसर है 50। Now, the locus of point lying on the circumference of the circle rolling in a straight line is known as a cycloid. सर्कल जो है वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे रोल हो रहा है, ठीक है। Now 54, the named curve traced by the point on the circumference circle which roll outside of the another circle. सबको पता है कि एक सर्कल के आउटसाइड अनदर सर्कल रोल कर रहा है, तो कौन सा कर्व होगा 54। यहाँ पे एक थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ओके, सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी, ओके। देन 55, name the curve traced by the points on the circumference of circle which roll outside the another circle of large diameter. Same thing, लेकिन यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द अनदर सर्कल ऑफ सेम डायामीटर, यहाँ पे लिखा है सेम डायामीटर और यहाँ पे लिखा है लार्ज डायामीटर और कुछ चेंज नहीं है। सो यहाँ पे एपिसाइक्लोइड कन्फर्म है, लेकिन 54 में यहाँ पे आंसर दिया है कार्डियोइड्स, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है 54, ठीक है, वो आप देख लेना। देन 56, ठीक है, या तो मैं कमेंट में बता दूंगा यहाँ पे 56, नेम द कर्व ट्रेस्ड बाय द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच रोल इनसाइड ऑफ द अनदर सर्कल ऑफ लार्जर डायमीटर। इनसाइड है यानी कि हाइपोसाइक्लोइड, 56 का आंसर है बी, हाइपोसाइक्लोइड, ठीक है। आउटसाइड अनदर सर्कल तो एपिसाइक्लोइड, इनसाइड ऑफ अनदर सर्कल देन इट इज द हाइपोसाइक्लोइड। द कर्व ट्रेस्ड बाय द पॉइंट विच स्ट्रेट लाइन विच रोल ऑन द सर्कल और पॉलीगॉन, यहाँ पे अगर सर्कल और पॉलीगॉन यूज करते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बोला है, देन विदाउट स्लिपिंग इज कॉल्ड द इन्वॉल्यूट, ठीक है। इन्वॉल्यूट में क्या करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे जो इस पे अगर थ्रेड यहाँ पे वाइंड है और यहाँ पे हम थ्रेड को अनवाउंड कर रहे हैं और जो, ठीक है, तो इस तरह से जो कर्व बनेगा दैट इज कॉल्ड द इन्वॉल्यूट, ओके। देन 58, when a straight line roll on the circumference of the semicircle, locus of the end point is called, सेम थिंग है, स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे सेमी सर्कल यूज किया है, सो आंसर इज सी। देन 59, इन्वॉल्यूट कर्व यूज्ड इन गियर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इन्वॉल्यूट जो है वो उससे हम गियर प्रोफाइल ड्रॉ करने में यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। और दूसरा जो प्रोफाइल होता है वो कुछ इस तरह से होता है फ्रेंड्स, ये दो प्रोफाइल यूज़ होती है, ये है इन्वॉल्यूट और यहाँ पे साइक्लोइड एंड एपिसाइक्लोइड, ये दोनों मिक्स करके बनता है, ये एपिसाइक्लोइड एंड हाइपोसाइक्लोइड, ये कुछ मिक्स होके बनता है। सो यहाँ पे गियर यूज होता है इन्वॉल्यूट कर्व, ठीक है, यहाँ पे साइक्लोइड नहीं दिया। देन द जियोमेट्रिकल नेम ऑफ द कर्वेचर ऑफ कॉइल यूज्ड इन स्पाइरल बाइंडिंग। अब स्पाइरल बाइंडिंग जो होती है उसमें जो कर्व जो है तो इसमें से एक भी नहीं आएगा, उसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। The curve traced by the point moving on one direction along the rotation line is called, moving in the one along the rotation, यानी कि कुछ इस तरह से है तो ये होगा स्पाइरल। 61 है आंसर ए। A blank is created by the motion of the point on the circle as the circle roll along a straight line. Circle rolls along a straight line. तो यहाँ पे आंसर होगा ए, साइक्लोइड, ओके। सो फ्रेंड्स इस तरह से ये सब इंजीनियरिंग कर्व्स के यहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं जो कि आपको जीटीयू एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।